हेलो चेक चेक वन। प्रोफेसर पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका अभिवादन करें। अग्रिम कड़ी में प्रोफेसर महेश व्यास जी, योगेश चंद्र मिश्रा जी, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर गोविंद सहाय शुक्ला जी का, जो कि विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं संयोजक 2024 के आयोजन अध्यक्ष हैं और जिनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व और समर्पण के कारण यह आयोजन संभव हो चुका है। कृपया इनको समर्पित इस विशेष कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के इस जो आयुर्वेद के युवा विद्यार्थी, शिक्षक, चिकित्सक उनके मध्य में आकर के समय में प्रदान किया। आप एक लंबी यात्रा से सुबह आए थे और आने के बाद में हमारी बात होने पर आप तुरंत हमें समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी का संपूर्ण विश्व आयुर्वेद परिषद परिवार की ओर से हीरालाल जी नागर साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पूरे देश भर में आयुर्वेद की गुणवत्ता को, शिक्षण की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को जो संस्था हमारी देखती है, ऐसे एनसीएम से मानसीएम एनसीआईएसएम के माननीय अध्यक्ष वैद्य जयदेव पुजारी जी, जिन्होंने दिल्ली से पधार करके हमें समय दिया, मैं जयदेव पुजारी जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में माननीय सांसद जो जयपुर मंजू जी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद के मर्मज्ञ मनीषी पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर बनवारीलाल जी गोड़ साहब, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गुरु जी का आयुर्वेद के क्षेत्र में जब भी हम आपको स्मरण करते हैं, आप हमें समय देते हैं, पूज्य गुरुदेव का हृदय से अभिनंदन और स्वागत। जब इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ तो इस कार्यक्रम की रचना के बारे में हमने विचार किया कि जयपुर में इस कार्यक्रम को हमें प्रारंभ करना है, तो ये निवेदन मैंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव जी शर्मा साहब को उनके सामने रखा, तो उन्होंने तुरंत हमें इसकी अनुमति प्रदान की और संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम को करने का हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं माननीय कुलपति संजीव जी शर्मा साहब का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी शर्मा साहब, उनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम के लिए हमें अनुमति प्रदान की। मैं प्रदीप कुमार प्रजापति जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के हमारे आदरणीय निदेशक महोदय आनंद जी शर्मा साहब, जिनका एक बड़ा सहयोग हमें प्राप्त होता है। राजस्थान सरकार के चिकित्सक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और सदैव परिषद के माध्यम से जिस प्रकार से हम कौशल विकास के कार्यक्रम करते हैं, सेवा प्रकल्प करते हैं, उनमें चिकित्सकों की जो भूमिका है, उस भूमिका के लिए सदैव निदेशक महोदय का हमें सहयोग प्राप्त होता है। मैं माननीय आनंद जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आरोग्य भारती के संगठन मंत्री माननीय अशोक जी वासुदेव साहब, जो भोपाल से पधारे हैं, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। मैं अशोक जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे सभी के इस कार्य को जो बारीकी से देखते हैं, माननीय दिनेश जी वो वहाँ पधारे, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पूरे इस कार्यक्रम को जो सूत्रधार रहे CR यादव जी, किशोरी जी और पूरे राजस्थान की जो हमारी टीम है, जिसने इस कार्यक्रम को देखा है और इस कार्यक्रम को इस स्वरूप में प्रदान किया है, मैं पूरी इस टीम का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। केंद्रीय कार्यकारिणी के जितने
आप सभी का और सामने विराजित गुरुजनों का, मेरे साथियों का और सभी प्रतिभागियों का आयोजन सचिव होने के नाते मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आप लोग अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कार्यक्रम के अंदर विश्व आयुर्वेद परिषद का विजन है। संयोजन 2024 के कार्यक्रम में मंच पर विराजित हमारे प्रदेश के ऊर्जावान माननीय योगेश मिश्रा जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव, विश्व आयुर्वेद परिषद, माननीय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, माननीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी, राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर कुलपति जी, माननीय प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद, माननीय प्रोफेसर महेश व्यास जी, राष्ट्रीय महासचिव, लाल जी गौड़ पूर्व कुलपति, माननीय वैद्य जैन देव जी पुजारी जी, चेयरमैन, माननीय डॉक्टर आनंद शर्मा जी, निदेशक आयुर्वेदिक विभाग, माननीय डॉक्टर अशोक जी, संगठन सचिव आरोग्य भारती, माननीय दिनेश जी भाई साहब प्रचारक, माननीय छाजू जी आयोजन सचिव। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ और सबसे पहले मेरे जयपुर शहर गुलाबी नगरी में पधारे दूर दूर से सभी शिक्षक और प्रशिक्षक जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं विद्यार्थियों का, सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वास्तव में समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमारा जयपुर का माधव विलास, हम पुराने नाम से जानते हैं इसको माधव विलास के नाम से, जो अभी अभी कुलपति जी ने बताया कि नंबर 1 पर आया है। तो मैं आप सबसे चाहूँगी कि एक बार इन सब की मेहनत के लिए, इन सब के सहयोग के लिए ताली बजा के इनका धन्यवाद करें। उन सभी लोगों को जिसने जो इस संस्था को नंबर 1 लाने में जिनका सहयोग रहा है, उन सभी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये सही बात है कि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, उन्होंने देश को स्वस्थ रखने का एक संकल्प लिया हुआ है। उसमें सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया जो आज तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। बच्चा बच्चा उससे प्रेरित है। आज कहीं भी कोई अगर माँ बाप थोड़ा भी कचरा डालने की कोशिश करते हैं तो बच्चे सबसे पहले टोकते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो। दूसरा, उन्होंने योग जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक एक एक्सरसाइज आजकल के लोग कहते हैं, उसको भी उन्होंने पूरी दुनिया में एक दिवस उसको मनाने के लिए आज पूरी दुनिया योग की कायल है और वो जानती है कि अगर हम योग करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे। उसी को आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए अभी बताया कि इतना 25 करोड़ का MOU है स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जब मेरा देश का बच्चा फिट रहेगा, सब लोग फिट रहेंगे तो ही मेरा देश प्रगति करेगा और मेरे देश का विकास होगा। सो आज उसी के माध्यम, उसी कार्यक्रम के प्रयोजन में जो अभी आप बता रहे थे कि बहुत अच्छे 3 दिन तक ये कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं और यहाँ से सब लोग जो शिक्षा लेके जाने वाले हैं, जो स्किल लेकर के जाने वाले हैं, पूरे देश और दुनिया में उसको प्रसारित करने वाले हैं, उन सब का मैं बहुत धन्यवाद करूँगी। क्योंकि आज यहाँ पर आज जो 3 दिन के कार्यक्रम होंगे उसमें अनुसंधान है, शिक्षण है, प्रशिक्षण है और उसके बाद प्रचार है। 3 दिन का काम यहाँ होने वाला है और प्रचार का काम आप सबको करने वाला है। आयुर्वेद तो हमारा बहुत पुराना है, जब तक कोई दुनिया में बाकी चीज़ें नहीं आई थी हमारा आयुर्वेद ही काम करता था। मुझे तो याद है कि जब हनुमान जी को भी संजीवन बूटी लेने के लिए भेज दिया था तो तब से हमारे तो 5000 साल पुराना भी हमारा ये इतिहास है, हमारी ये विधि है, हमारा ये इलाज है। और सबसे बड़ी बात तो ये उस समय निकला था जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के निकले और तभी से हमारे आयुर्वेद का पूरे देश में दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद के इलाज में सस्ता इलाज है।
जो आज की तकनीक में जाकर के आज इतने महंगे इलाज हो गए हैं कि गरीब आदमी तो इलाज करने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं कैसे जाऊं। हमारे वैद्य जी सब पुराने हाथ की नस नाड़ी देख के बताते थे कि क्या बीमारी है, जीभ को देख के, जीभ का रंग देख के, जीभ मोटी है पतली है उसको देख के बताते थे क्या बीमारी है। पेट पे हाथ से यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाकर आपने यहाँ बोलने का मौका दिया। खासतौर से तिरुपति जी का जो आयुर्वेद संस्थान में यहाँ है हमारे, उनका भी बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपके प्रयासों से, आपके सहयोगियों के प्रयासों से मेरे को यहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेद नंबर 1 का जो खिताब दिलाया आप लोगों ने। मुझे उम्मीद है आगे भी इसी तरह के कोई ना कोई अवार्ड हमारे यहाँ पर आते रहेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम धन्वंतराय नमः। आज हम सभी इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में और इसके आयोजन में जयपुर में शहर में हो रहा है और इस कार्यक्रम के बीच हमारे बीच में उपस्थित हमारी जयपुर से सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारे बीच में प्रोफेसर योगेश मिश्रा जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव विश्व आयुर्वेदिक परिषद, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, हमारे बीच में प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी, प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ला जी, प्रोफेसर महेश जी व्यास, प्रोफेसर बनवारी लाल जी गौड़ पूर्व कुलपति, हमारे बीच में आनंद शर्मा जी निदेशक आयुर्वेद, डॉक्टर अशोक वैष्णव जी, आदरणीय दिनेश जी भाई साहब वरिष्ठ विचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रोफेसर CR यादव जी आयोजक सचिव, किशोरी लाल जी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद, और आज यहाँ सभी इस समागम में देश भर से पधारे हमारे आयुर्वेद के शिक्षाविद, आयुर्वेद चिकित्सक, रिसर्च स्कॉलर्स, आयुर्वेद विद्यार्थी, आप सभी का मैं इस शानदार आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस आयोजन में जिस तरह से देश भर से सभी प्रदेशों से यहाँ आप लोग पधारे हैं और ये जयपुर शहर एक विश्व का पर्यटन स्थल है। जयपुर आप पधारे हैं तो यहाँ के पर्यटन का भी आनंद लें और इस जयपुर को घूम करके और यहाँ इसको आनंद होकर के जाए, यहाँ से एक यादें लेकर के आप जाए। मैं हम सभी के लिए बड़े गौरव का विषय है कि इस विश्व की सबसे प्राचीन पद्धति से हम जो जुड़ा इतना महत्वपूर्ण आयोजन इस देश में हो रहा है। मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी आप सभी का धन्यवाद देता हूं, आयोजन समिति का, कि आपने ये जयपुर में आयोजन किया इसके लिए। और मैं आयुर्वेद केवल हमारी एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है और ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करके और अपने स्वास्थ्य को हम कैसे लाभ दे सकते हैं। हम निरंतर अगर अपने जीवन में आयुर्वेद पद्धतियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद के नुस्खों का प्रयोग करते हुए हम अपना इस जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से हमेशा स्वस्थ भी रहेगा। और इसके लिए हमने तो बचपन में देखा है कि हमारी दादी माँ, नानी माँ के नुस्खे जो हुआ करते थे वो आयुर्वेद के आधार पर ही हमें
कई छोटे छोटे नुस्खों से हमें ठीक करने के लिए जो बताती थी, उनसे निश्चित रूप से हमारे प्रयोग होते थे। और ये हमारी संस्कृति और संस्कारों में उस समय विद्यमान थे। समय के साथ परिवर्तन हुआ और लोगों ने एक शीघ्रता करी कि कैसे जल्दी ठीक होया जाए। वो पद्धति हमारी आयुर्वेद की जगह जब ये बदली तो लोग इस तरह से शीघ्र ठीक होने के लिए अपने जब दवाओं पर और दूसरे पद्धतियों पर आए तो निश्चित रूप से वो उससे ठीक तो होते हैं शीघ्र, लेकिन उसके साथ साथ कई तरह के साइड इफेक्ट अपने शरीर में धारण कर लेते हैं। आप सभी आयुर्वेद के विद्वान हैं, यहाँ पर चिकित्सक हैं, छात्र छात्राएं हैं। मेरा तो यही निवेदन है कि इस पद्धति को हम कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, कैसे सरल बनाएं और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए सबको प्रेरणा दें। आयुर्वेद कोई, मुझे जो लगता है, मैं भी कभी मुझे भी दिक्कत होती है तो मैं भी आयुर्वेद का ही सहयोग लेता हूँ, अधिकतर प्रयास करते हैं। और इसके लिए हमारे यूजी यहाँ पे है, हमारी विधानसभा में वो वैद्य है, डॉक्टर है, और उनके सहयोग से कभी मैं भी लेता रहता हूँ। और ये एक निरंतर हमें इस पर स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें, समय उपयोगी चीज़ें लेते रहना चाहिए, प्रयोग करते रहना चाहिए, तो हम बीमार ही नहीं पड़े। ऐसा आयुर्वेद के अपनी विधाओं को लेने से हमें संभव है। और इसका प्रचार प्रसार करके इस पद्धति को अपनाने के लिए हम सबको अगर शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाए तो सही मायने में जो हमारा आयुर्वेद का उद्देश्य है वो सफल भी होगा। और उसके लिए निरंतर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रयासरत हैं और उन्होंने आज योग को विश्व दिवस के रूप में, विश्व योग दिवस के रूप में अपनाने के लिए पूरे विश्व में जो एक अपना अलग पहचान बनाई, उसी तरह से हम अगर जीवन में योग करें और आयुर्वेद पद्धति के आधार पर अपनी भोजन पद्धति बना लें तो मैं समझता हूँ हम कई तरह की व्याधियों से, कई तरह की बीमारियों से मुक्ति भी मिल सकती है और वो हमारे शरीर को छू भी नहीं सकता कोई बीमारी। ऐसा आयुर्वेद का हमारा ये जो पद्धति है वो निश्चित रूप से एक सफल पद्धति है। आप सभी इस आयोजन में यहाँ पधारे, उसके लिए मैं पुनः आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात में ही विराम देता हूँ। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। ठीक हो, वेट सर। उसका इस्तेमाल करना। सो टॉपिक है आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ विटिलिगो। तो जैसे कि हमें शास्त्र में सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, हर जगह हमें आचार्यों ने बताया है कि विटिलिगो को, श्वित्र को निदान बताए हैं, संप्राप्ति, सब कुछ बताया है। बट मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ कि वाई चूज़ डर्मेटोलॉजी। आपको कभी एक डिज़ीज़ पे अगर काम करने की, स्पेशलाइजेशन करने की इच्छा होती है, आप डर्मा में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। मैं प्रोज की बात करूँगी। सबसे पहले तो ये क्योंकि राइजिंग केसेस हैं आज की डेट में, जैसा खान पान, जैसा लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है, स्किन में डर्मा में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एज अ फिजिशियन
कि हम डर्मा को चूज़ करें। वैसे तो देखिए, मुझे लगता है कि डिज़ीज़ हमें चूज़ करती है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, हम उसे चूज़ नहीं करते। बट सिंस अगर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, तो डर्मा में केसेस अभी बहुत बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, लेस डिमांडिंग फीमेल प्रैक्टिशनर्स के लिए, सिंस मुझे बहुत सारे जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं जो भी पढ़ रही हैं, वो मुझसे बोलती हैं, अभी आज भी आप में से कितने लोगों ने कहा मैम आपके जैसा काम करना है, तो मैं ये बोलती हूँ कि मेरे जैसा काम नहीं, आप अपने जैसा करोगे, आप अपनी यूनिकनेस से काम अपनी एक जगह बनाओगे। बट फॉर फीमेल्स, फॉर गर्ल्स, वाई इज़ इट लेस डिमांडिंग? क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया था, मैं फैमिली प्लानिंग कर रही थी, एंड देन बीच में छोटा सा ब्रेक लेके, बच्चे बहुत छोटे थे, तो अगर हम कोई और फील्ड चुनते हैं, जैसे गायनी में मोस्टली लड़कियों का इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिमांडिंग होती है वो जॉब। अगर आपकी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ हैं, तो आप फैमिली और वर्क को बैलेंस करने में थोड़ा थोड़ा कई बार मुश्किलें आती हैं। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर हम क्लिनिकली काम करें, हमारे आवर्स जो हैं हम उसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और सिंस डर्मा के केसेस बढ़ रहे हैं, आप स्पेशलाइज कर रहे हैं, जब आप स्पेशलाइज कर जाते हैं तो आपको कमांड हो जाता है अपने टाइम पे, आप अपने टाइम के साथ क्या करेंगे। सो दिस इज़ आई थिंक मोर हेल्पफुल फॉर द गर्ल्स। एक्सपेंशन ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अगेन फॉर द गर्ल्स ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है कि आप बाद में अगर बीच में ब्रेक पे हो, बेबीज़ छोटे हैं या कुछ भी है, हाफ डे क्लिनिक कर लिया, हाफ डे अपना ऑनलाइन बिजनेस जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अगर आप क्लिनिक पे करना चाहते हो, अपनी क्लिनिक को मल्टी सेंट्रिक अप्रोच करना चाहते हो, तो पंचकर्मा को साथ में अटैच करेंगे। डॉक्टर्स आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, बट आप एक सपोर्ट सिस्टम साथ में बना सकते हैं। सो एक्सपेंशन की बहुत ऑप्शंस हैं डर्मा में। देन गुड मनी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटी को लेके आज की डेट में, अभी कल ही मैं किसी से बात कर रही थी कि सलून्स जो हैं वो इतने खुल गए हैं, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब सलून्स खुलते जा रहे हैं, केमिकल एक्सपोजर इतना बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए डिजीज़ भी बढ़ती जा रही है। सिर्फ खाना पीना ही ख़राब नहीं है, एक्सपोजर टू केमिकल्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट पीपल आर गेटिंग मोर इनटू स्किन डिसऑर्डर्स। तो राइजिंग केसेस हैं, आप उसमें स्पेशलाइज करने पर्सनल लर्निंग्स जो कि आज मैंने अभी हिस्ट्री टेकिंग के लिए आपके साथ शेयर करी है। तो सबसे पहले है लिसन। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो, आप इसे लिसन किया, पीछे तक आपने तो सुना, ठीक है, तो अच्छे से सुना है आपने। तो ही इज़ वेरी सीनियर टू मी एंड बहुत यहाँ पे काय चिकित्सा में काम कर रहे हैं अच्छे से, बट फिर भी इतना कुछ अचीव करने के बाद वो अगर कोई स्टेज पे है, कुछ जानने के लिए या सुनने के लिए, जस्ट दोबारा सुनने के लिए, वो सुन रहे हैं बहुत ध्यान से। ऑलवेज ऑलवेज लिसन। जैसे मैंने बोला, अपने लिए आपके लिए तालियां बजाइए, क्योंकि जिस काम से आप आए हो एक्चुअली में आप लोग ही वो काम कर रहे हो, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी। पर जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब पेशेंट आपके पास है, या जब भी समय है और आप कुछ सुन सकते हैं, यू शुड ऑलवेज लिसन। और पेशेंट की बात तो सुननी ही है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके सामने हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। वो हमारे कोई सीनियर हो सकते हैं, वो हमारे कोई गुरुजन हो सकते हैं, वो कोई हमारे कुलीग हो सकते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस वहाँ बिल्ड करो, जिनके सामने आप बेशर्म होकर क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कोई आपको जज नहीं करेगा। और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो कि अगर पेशेंट के साथ आपकी कोई बात हुई है, या आपके मान लीजिए 3 लोग आपके घर से पेशेंट हैं और आप उनमें से एक को ट्रीट करें, बट अटेंडेंट की काउंसलिंग चल रही है, एक से बात दूसरे की तरफ नहीं जानी चाहिए, बिकॉज दैट बिल्ड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है पेशेंट का आप में। छोटे बच्चों के साथ ये बहुत काम आता है, जब उनको बताना होता है कि इसके बारे में मुझे पता है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, आई पुट माई पेन डाउन और मैं बच्चे से अकेले में बात करती हूँ, तो धीरे धीरे बच्चा बताता है कि मम्मा जो है खुद ही मुझे केचप खिलाती है, खुद ही मुझे जैम खिलाती है, और ये बात मम्मी को कैसे समझानी है, फिर ये मेरा काम है। सो एज अ चिकित्सक अभी मैं अगेन एज आई से मैं दवाई तक नहीं पहुँची हूँ, ये उससे पढ़ने का बहुत सारा काम है। डोंट यूज मेडिकल टर्मिनोलॉजी। ये इसलिए है कि पेशेंट जब आते हैं आजकल, तो थैंक्स टू गूगल उनके पास सारी टर्मिनोलॉजी है, आपको कई बार डिजीज़ भी बता देते हैं, मुझे ये है ये है ये है। तो उनको मैं एक ही बात बोलती हूँ, अपनी भाषा में बात करो। आप
डॉक्टर हो तो ठीक है, नहीं हो तो अपनी लैंग्वेज में मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। टर्मिनोलॉजी नहीं है, और खुद भी यूज़ मत करो मेडिकल टर्मिनोलॉजी कि आपको फलानी चीज़ हो रही है, ढुकाना आ रहा है, नहीं, एंग्जाइटी हो रही है, ऐसे शब्द हमें यूज़ नहीं करने हैं। सबसे पहले तो इसलिए नहीं यूज़ करने क्योंकि वो हमारा फोर्टे नहीं है, मॉडर्न साइंस हमारा फोर्टे नहीं है। उसको बोल के हम कूल लग सकते हैं, बट वी हैव टू बी अनकूल। हमें अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है। यूज़ आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी अगर आपको यूज़ भी करनी है जब पेशेंट को, अगेन दिस इज अ प्रैक्टिस विच आई मेड, विटिलिगो में लिखती नहीं हूँ नाम, विटिलिगो की वजह से मुझे जान लेते हैं, बट पर्चे पे श्मित्री जाता है, ठीक है। सो अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है कि आप जो है अपनी जितनी बातें करेंगे, एक तो लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता चलता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एंड आई थिंक ये हमारा धर्म है एज अ आयुर्वेदाचार्य, हमें ये करना चाहिए। बी अनबायस्ड। मुझसे सुन रहे हो, बहुत लोगों से सुनोगे, अपने टीचर्स से लर्न करोगे, अनबायस्ड रह के पेशेंट को ट्रीट करना है, अपनी समझ से अपना पेशेंट ठीक करना है। जैसे मैंने अभी एक किसी को कहा था कि मेरे जैसे नहीं बनना है, किसी के भी जैसे नहीं बनना है, अपनी यूनिक पहचान बनानी है। सो अनबायस्ड होके, जो लोगों की हैबिट होती है ना, पर्चा फॉलो कर लेते हैं, कई बार इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैम ट्रीटमेंट बता दो, क्या दिया इसमें बता दो, तो मैं उनको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, और मैं क्यों करूँगी ऐसा इंस्टाग्राम पे, वाई वुड आई डू दैट? बताने को बता भी सकती हूँ, कर लो जो करना है, यूज़ करो दवाइयाँ। आई कम फ्रॉम फार्मा, मेरा डबल बेनिफिट है, आप मेरी दवाई लिखोगे मेरा बेनिफिट हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। आपको अपनी प्रैक्टिस खुद जमानी है, खुद बनानी है, एंड देन यू यूज़ वट एवर मेडिसिन यू वॉन्ट टू यूज़। सो यू हैव टू बी अनबायस्ड, बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। श्वेत्र या सोराइसिस में भी मैं मानती हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत होना पड़ेगा। इट विल टेक अवे योर पीस ऑफ माइंड, इट विल टेक अवे योर पेशेंस, यू हैव टू डू दैट। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है डर्मा में, आपको पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा अपने पेशेंट के साथ। बी सिंपैथेटिक एंड कॉन्फिडेंट, सेम टाइम पे सिंपैथेटिक भी होना है पर कॉन्फिडेंट भी होना है। पहले मैं पेशेंट के साथ बहुत रो भी देती थी, क्लिनिक पे ऐसी ऐसी स्टोरी सुनती थी, बट फिर वो कॉन्फिडेंस चला जाता था। जब आप अपना एक वीक पॉइंट किसी को दिखा देते हो तो कॉन्फिडेंस चला जाता है, फिर वो घरेलू समझने लगते हैं आपके साथ हर बार। तो सिंपैथेटिक थोड़ा बहुत रहते हुए कॉन्फिडेंस रहना है। दैट्स इट सो फार। ये मेरी थोड़ी सी अकम्पलिशमेंट्स हैं। मोर देन 2 लाख पेशेंट्स, पैन इंडिया I visit in 32 cities, and internationally also I am treating patients, not only vitiligo, eczema, psoriasis and alopecia along with other lifestyle disorders. Thank you everyone. Thanks. paper on normal science of the Marma therapy. The scope of Marma science and Marma therapy in present scenario. मर्म चिकित्सा के विषय में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। आज ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा बड़ी तेजी से I want to show you few cases successfully treated by Marma therapy. कोई भी चीज़ होती है तो उसको समझना चाहिए कि कैसे इसके माध्यम से हम चिकित्सा कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसका फ़ायदा हो सकता है। First of all, just you can see few cases of keloid, non-union of fracture, autosomal recessive congenital ichthyosis, और ये सारी की सारी बीमारियाँ सामान्य रूप से किसी और चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं होती, लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से ठीक हो सकती है। Just you can see a very important case of the keloid. Whenever there is any injury and simultaneously it heals, the healing takes place and it is known as a scar. When it is hypertrophied scar, it is known as the keloid, and there is a difference between the hypertrophied scar and the keloid. सामान्य रूप से जब चोट लगती है तो उस जगह पे हाइपरट्रॉफिक स्कार बनता है, लेकिन
जहाँ चोट लगेगी वहीं पर हाइपरट्रोफिक स्कार बनेगा, लेकिन when there is a tendency of keloid, then it will take place in another part of the body also. So post contractures at the keloid, ये केस आपको पहले दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि what is happening in this case. There is massive burn, there was massive burn and the keloid was taking place. Sternocleidomastoid muscle पूरी की पूरी आप देखिए सामने के हिस्से में थी. The whole shoulder was also covered by the keloid and amputation was done. इसमें amputation करना पड़ा और amputation करने के बाद skin graft की गई. And what is the management of the keloid? There is no treatment for the keloid and simple, just you have to treat the keloid with the help of the excision of the keloid and after that you have to do the skin graft. तो skin graft का ही करना पड़ता है, skin graft होता है. The keloid formation at the donor side, यहाँ से skin graft किया गया और ये skin graft हाथ में लगाएगा, but again there was the keloid formation at the donor side. तो मरीज हमारे पास keloid के ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया. Patient came to us for the treatment of this episodic itching, burning and the hardness of the skin. बहुत उसमें खुजली होती थी, itching होती थी, burning sensation था and it was episodic in nature. Episodic का मतलब होता है कि बहुत बार बार होता है, दिन में कई बार उसको तकलीफ होती थी and he used to take some steroid as well as the antihistaminic drugs और उसके बाद भी उसको फर्क नहीं होता था. तो just we have done the Marma therapy and we have stimulated the corresponding Marma point and he got the tremendous response. बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जिसको बिना ऑपरेशन के, बिना किसी चीज़ के, बिना दवाइयों के ये फायदा हुआ. और ये फायदा हुआ तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई जब ये क्लिनिकली इसमें फ़ायदा कर सकता है तो डेफिनेटली जस्ट वी कैन ट्रीट ए केस ऑफ फ्रेश keloid. तो इस keloid में भी क्या था कि सिंपल पेशेंट वॉज एडवाइज फॉर द एक्सीजन ऑफ द keloid एज वेल एज फॉर द स्किन ग्राफ्ट. लेकिन हम लोगों ने उसको कहा कि भाई अभी ऑपरेशन मत कराइए, जस्ट we can do this kind of practice, this kind of Marma stimulation and you will get the response. तो इसमें बच्चे एक एक करके देखें कि अभी ये जो पूरा सेशन हो रहा है एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ थ्रू आयुर्वेदा, आयुर्वेद के माध्यम से बच्चे कैसे एम्पावर हो सके. तो ये जो हम मर्म चिकित्सा की बात कर रहे हैं, इससे पूरे के पूरे आयुर्वेद का एम्पावरमेंट है, यौगिक साइंसेज का एम्पावरमेंट है. क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, तो अभी देव पुजारी जी ने भी, डॉक्टर शर्मा जी ने भी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आयुर्वेद को विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, यदि हम मानते हैं सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है. लेकिन उसको राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होने में कुछ चीज़ें जो हमसे कही जाती हैं और उनमें बच्चे जानते हैं कि भाई ये कहा जाता है कि यदि कोई इंस्टेंट पेन का मैनेजमेंट करना है, यदि तुरंत कोई तकलीफ है तो उस समय हमें वेस्टर्न मेडिकल साइंस का यूज़ करना होता है. और जब आदमी थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, देन वी आर गोइंग टू ट्रीट द केस विद द आयुर्वेदा और अदर जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उनसे हम उसको ट्रीट करते हैं. बट व्हाट इज हैपनिंग, तो इसमें दूसरा क्या है, सबसे जो इमरजेंसी की कंडीशन होती है, व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी, तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हमें एलोपैथिक साइंस की तरफ जाना पड़ता है. बट द एडवेंट ऑफ दिस मर्मा थेरेपी, उससे हम लोगों को क्या हुआ कि जस्ट वी कैन गेट द इंस्टेंट रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ द इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड जस्ट वी कैन गिव इंस्टेंट रिस्पॉन्स इन पेन मैनेजमेंट. तो दर्द भी ठीक कर सकते हैं और इमरजेंसी भी ठीक कर सकते हैं. तो ऐसा ही एक सिस्टम मैंने आपको बताया कि ये जो हम लोगों के पास मरीज आया, इसको हम लोगों ने क्या किया, जस्ट वी हैव स्टिमुलेटेड द करस्पॉन्डिंग मर्मा पॉइंट्स. करस्पॉन्डिंग मर्मा पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लीजन है उसके आगे पीछे उसके आसपास के मर्मों को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग मर्मा पॉइंट्स का स्टिमुलेशन कहते हैं. जस्ट यू कैन सी द कंटिन्यूस स्टिमुलेशन से क्या हुआ, आप देख सकते हैं धीमे 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 आप इन बिटवीन जस्ट यू आर गेटिंग द सम रीजन्स. बीच का जो हाइपरट्रोफिक टिश्यू था वो सप्रेस हुआ और उसके बाद ये धीमे धीमे कम होने लगा. एंड आफ्टर 2 or 3 months जस्ट यू कैन सी द डिफरेंस. एंड विद इन 6 months आप
महसूस भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई लीजन था। तो इसका मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस मर्मा थेरेपी जस्ट यू कैन ट्रीट द ग्रोथ ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। एंड द सेकेंड जो केस है वो और इंटरेस्टिंग है। इट इज अ केस ऑफ द फ्रैक्चर यूरोन सेफ्ट। आप देखेंगे कि ऑनलाइन प्लेटिंग की गई है 4 स्क्रू और 3 स्क्रू के बीच में। जस्ट यू कैन सी पोटेंशियल गैप बिटवीन दीज 2 फ्रेगमेंट्स। दोनों के बीच में हड्डी भरी नहीं और लगभग 1.5 वर्ष तक ये हड्डी नहीं भरी। तो क्या किया गया? दे हैव प्लान्ड फॉर द बोन ग्राफ्ट। दे हैव टेकन द बोन ग्राफ्ट फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट। दूसरा छोटा सा ऑपरेशन किया और उस जगह पे उन्होंने बोन ग्राफ्ट डाला। एंड इवन आफ्टर द बोन ग्राफ्ट देयर वाज नो हीलिंग। दूसरे उसके ग्राफ्ट के बाद भी हीलिंग नहीं हुई। एंड अगेन दे हैव प्लान्ड कि भाई तीसरा ऑपरेशन करेंगे एंड जस्ट वी हैव टू गो फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑनले प्लेट और इंट्रामेडुलरी फिर दोबारा रिपोर्शनिंग करके इंट्रामेडुलरी कुछ ग्राफ्ट लगाएंगे या उसमें सपोर्ट देंगे। तो तीसरे ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने उसको मना किया एंड वी हैव स्टार्टेड द स्टिमुलेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग मर्मोबोन्स। तो वो मर्म के बिंदु जो हम लोगों ने उपचारित किए तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए व्हेनेवर देयर इज फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर की हीलिंग कितने देर में होती है? जो बड़ी बोन होती है, जो बिग बोन्स होती है, लॉन्गर बोन्स होती है, उनमें 3 महीने का टाइम लगता है। ह्यूमरस और अपर एक्सट्रीमिटी के उसमें 45 डेज और जो स्मॉलर बोन्स होती है 21 डेज में हील होती हैं। इट इज़ द हीलिंग टाइम। और आफ्टर दैट मर्मा स्टिमुलेशन आप देख सकते हैं कि तीसरे ऑपरेशन की जरूरत है। सब डेट वाइज लगेगा, सारे के सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया डेट वाइज लगाई। एंड विद इन 1.5 मंथ देयर वाज कंप्लीट हीलिंग। तो कंप्लीट हीलिंग हुई और जो 1.5 साल तक हील नहीं हुआ था वो मर्मा स्टिमुलेशन से हो गया। तो जब ऐसे केसेस हम लोगों को मिलते हैं तो लगता है कि भाई ये आयुर्वेद में या मर्म में हम लोगों के पास ऐसी चिकित्सा है कि जिससे एम्पावरमेंट हो रहा है यूथ का ही नहीं, पूरे के पूरे आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके। और हम जब भी बात करते हैं कि भाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद को मान्यता न मिलने के कारण क्या है? एक तो जैसे आज सुबह से चर्चा हो रही है, देवपुरी जी ने भी कहा कि भाई मेटल्स के विषय में बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग भस्मों का इस्तेमाल करते हैं, दे आर नेफ्रोटॉक्सिक, हेमेटोटॉक्सिक, ये भ्रम फैलाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे विश्व में कहीं भी जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनमें आयुर्वेद को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता नहीं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक तरह से सेटबैक है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आयुर्वेद को रोकने के लिए पूरा का पूरा एक धड़ा प्रयत्नशील है। दूसरी चीज़ क्या की जाती है कि हमारे पास सबसे बड़ा फार्माकोपिया है, दुनिया का सबसे बड़ा फार्माकोपिया आयुर्वेद के पास है। यदि हम हजारों योगों की चर्चा करें तो हमारे पास हजारों योग हर्ब्स के हर्बल मिनरल ड्रग्स हैं और उनका उपयोग हम बहुतायत से पूरे भारतवर्ष में करते हैं। और भारत में भी इसको राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित न करके हम लोग उसको राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति अभी तक उसको स्थान नहीं दिला पाए, क्योंकि ये 2 चीज़ें, इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ पेन और सेकेंड वन इज इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ जो इमरजेंसी है, वो दोनों के विषय में हम लोग कहते हैं कि भाई आयुर्वेद समझते हैं। विद द एडवेंट ऑफ दिस मर्मा साइंस एंड द मर्मा थेरेपी जस्ट वी हैव the power of dealing with the emergency as well as just we have methods to cope up with the pain situation. तो दर्द की अवस्था में भी तुरंत इंस्टेंट पेन रिलीफ होता है और इमरजेंसी का मैनेजमेंट भी होता है। देखिए इमरजेंसी के मैनेजमेंट के लिए मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, जो इमरजेंसी के मैनेजमेंट की बात हम लोग करते हैं कि एलोपैथिक साइंस से इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है। तो इमरजेंसी के मैनेजमेंट कैसे होता है? जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो अस्पताल में नहीं होती, इमरजेंसी होती है खेत में होती है, कहीं खलियान में होती है, कहीं फैक्ट्री में होती है, गांव में होती है, घर में होती है। और जब तक हम रोगी को अस्पताल लाते हैं तो बहुत सारे अपने जो पैथोलॉजिकल चेंजेज हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेज हैं और जो आफ्टरवर्ड्स जो डिजीज़ के चेंजेज हैं वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में हो जाते हैं। एंड जस्ट वी आर मैनेजिंग द पोस्ट इमरजेंसी सिम्टम्स को हम लोग मैनेज करते हैं, जस्ट वी आर नॉट डीलिंग विद द इमरजेंसी। देखिए इमरजेंसी को डील करने का एक हम लोग उदाहरण बताते हैं कि इमरजेंसी होती क्या है। यदि किसी जगह पर कोई आग लग जाती है, 20 कमरे का एक कोई बिल्डिंग है, हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, फायर ब्रिगेड आधा पौन घंटे में आती है, आग को बुझाती है, 10 कमरे जल जाते हैं, 10 कमरे बच जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमने पूरे का पूरा सफलतापूर्वक इसको ठीक कर लिया। ऐसा संभव है। इमरजेंसी का मैनेजमेंट वो होता है कि यदि आग लगती है आपने तुरंत बुझा दी
और किसी भी हानि को होने से रोक दिया तो उसको इमरजेंसी कहते हैं। इन केस ऑफ द मर्मा थेरेपी, इफ यू आर एबल टू स्टिमुलेट दीज मर्मा पॉइंट्स इंस्टेंटली इन रेफरेंस टू डिफरेंट डिजीजेज, आपको पता होना चाहिए कि कौन से मर्म को दबाने से कौन सी इमरजेंसी को ठीक किया जा सकता है। यदि आप उसी समय तुरंत मर्मों को दबाते हैं तो तुरंत वो आप इमरजेंसी का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट वी कैन डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन विद मर्मा स्टिमुलेशन, और ये पेन का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताया, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द सर्जरी हम लोग सबसे पहले हमारी नज़र जो सर्जिकल लीजन्स पे पड़ती है और उसका मैनेजमेंट मर्म चिकित्सा के माध्यम से हो सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तीनों चीज़ों को आप इसको कॉन्स्टेंटली आप देख सकते हैं, देयर इज नो स्पेस बिटवीन दीज टू फ्रेगमेंट्स, नाउ द फ्रैक्चर इज कम्प्लीटली हील्ड। और उसकी डेट वाइज ये आप देख सकते हैं बच्चे की ये है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है आपका, आपने उस ऑपरेटिव प्रोसेस को रोक दिया, जो इंट्रामेडुलरी इम्प्लांट डालना था उसको आपने रोक दिया, तीसरे ऑपरेशन को रोका, पता नहीं जो टाइम टेकन फॉर द ऑपरेटिव प्रोसेस एंड ऑल दीज थिंग्स उसको रोका। तो इसको उसका पैसा जो है वो भी बचा, ये मर्म चिकित्सा के माध्यम से संभव हो सकता है। ये तीसरी चीज़ एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव कंजेनिटल इक्थियोसिस कहते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन यू आर सीइंग दीज केसेस, और इसमें क्या होता है कि ये एक स्किन ऐसी होती है जैसे कि फिश स्किन होती है मछली की। यदि कभी आप स्किन देखें तो फ्लैश बिल्कुल एक तरह स्केल्स होते हैं, और ऐसी स्थिति में ईचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, एंड समटाइम्स देयर इज पेन एंड oozy फ्रॉम दीज लाइन्स, बीच में इसमें से खून की हल्का हल्का रिश्ता। और इसमें भी कोई भी उपचार इसका नहीं होता, क्योंकि ये कंजेनाइटल भी ऑटोसोमल भी है और कंजेनाइटल होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट की द होल स्किन ऑफ द पेशेंट इज कवर्ड विद दिस काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल स्किन। तो उसमें भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से कम से कम 3-4 महीने लगातार करने के बाद सिंपल स्टिमुलेशन ऑफ द मर्मा में रिस्पॉन्स इन दिस कंडीशन। और ये आप देख सकते हैं, इसको अभी हम लोग और बार दसों साल से इसको हम लोग कर रहे हैं। नाउ द पेशेंट इज वेरी मच हैप्पी विद दिस मर्मा स्टिमुलेशन। और अब इसमें क्या करना पड़ता है, सिंपल वो कोकोनट ऑयल से उसको लुब्रिकेट करती है, उसके बाद सिर्फ कोई ज़रूरत नहीं होती, सिंपल ड्राइनेस ऑफ स्किन इज देयर, कोई स्केलिंग नहीं है, कहीं कोई ईचिंग नहीं है, इरिटेशन नहीं है। तो ये आगे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मर्म चिकित्सा का हो सकता है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड जस्ट वी आर फॉलोइंग ऑल दीज केसेस एटलीस्ट फॉर ईयर्स टुगेदर। ये नहीं है कि हमने आज किया और आपको बता दें कि भाई अभी ठीक हो गया। 18 साल से हम लोग इन केसेस को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं। एंड जस्ट वी आर टेकिंग द रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड एक्सरे सब लोग रखते हैं, तो उनको देखते हैं। ये पार्थिव डिजीज या जो एवियन है, इट इज़ वेरी कॉमन नाउ इट इज़ आफ्टर द कोविड के बाद बहुत सारे केसेस में जहाँ स्टेरॉइड का यूज़ हुआ, उनमें सैकड़ों मरीज हम लोगों के पास इस समय एवियन के हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ द लेफ्ट फीमर, एज यू कैन सी। और ये 2006 में एक बच्चा लगभग 7-8 साल का, उसको एवियन हुआ। एंड जस्ट यू कैन कंपेयर दिस हेड, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं दूसरे हेड से, और इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं कि फर्दर डिटोरिएशन ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, धीमे धीमे डिटोरिएट होता गया, बिकॉज देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द एवियन का सामान्य रूप से कोई उपचार नहीं होता। इन दैट कंडीशन बट दे हैव प्रेस्क्राइब दैट यू हैव टू गो फॉर द जो हेड का लगेगा, हेड आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इम्प्लांट करना पड़ेगा। लेकिन 7 साल के बच्चे में यदि हेड ऑफ फीमर चेंज करेंगे तो हेड तो छोटा रहेगा, और स्टेबुलम जब बढ़ेगा तो कम से कम 18 वर्ष तक का इंतजार करना है। 18 वर्ष तक का आपको इंतजार करना है। एट दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड द कंप्लीट जो एवियन है वो बढ़ता चला जाता है, और शॉर्टनिंग ऑफ लेग होती है, लिम्पिंग होती है, शॉर्टनिंग लेग होती है, पेन होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि भाई 18 साल तक, कम से कम 12-14 साल तक उसको इंतजार करना है। तो ऐसी स्थिति में जस्ट वी हैव स्टार्टेड गिविंग द मर्मा थेरेपी। जस्ट यू कैन कंपेयर द हेल्दी हेड ऑफ द राइट फीमर विद द लेफ्ट और राइट का अंतर देख सकते हैं। उसका हेड आप देख रहे हैं कंप्लीट एक तरह से डिटोरिएशन है। एंड आफ्टर दैट हीलिंग फेज विद द मर्मा थेरेपी, हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें सिंपल हम लोगों ने एक ट्रैक्शन हल्का सा उसको दिया,
कि जिससे कि वो गैप बन सके हेड ऑफ द फीमर और एसिटेबुलम के बीच में से थोड़ा सा ट्रैक्शन, उसको पैर को खींच के रखना है और बांध के रखना है, उसमें एक ईंट लटका देनी। एंड simultaneously the regular 3 times murmur stimulation of the lower leg, lower extremity was done, and you can see ये बच्चा है, उस डेट वाइट सारे लगे हैं, ये 1.5-2 साल के बाद की फोटो है। और इसके बाद एक कंप्लीट हीलिंग, ये अप्रैल 11 है, वो पहला हमने बताया था अप्रैल 9 का, अभी तक हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उस बच्चे को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। So just you can see there is complete healing of the head of the left femur, and it is known as the proxa magna. थोड़ा आप देख सकते हैं कि there is broadening of the neck of the femur, and it is more powerful than the जो नॉर्मल पैर है उससे ज़्यादा अच्छा मजबूत है, and not even a single millimeter shortening of the leg is there. जबकि यदि ऐसी संभावना थी तो कम से कम सेंटीमीटर्स में उसका पैर छोटा हो जाता, तो ऐसी स्थिति आप समझ सकते हैं कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से हो सकती है। एंड आफ्टर दैट लॉट ऑफ केसेस आर देयर, बहुत सारे केसेस को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। एक केस हमने आपको दिखाया, बाकी रिमेनिंग केसेस आर आल्सो देयर। एंड इसके बाद थोड़ी सी मर्म की बात करते हैं कि मर्म किसको कहते हैं। ये तो हम लोगों ने इसलिए बताया कि बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑन मर्म, जस्ट यू कैन सी द स्कोप एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ द मर्म थेरेपी, कि मर्म चिकित्सा से हम क्या क्या कर सकते हैं और कितना बड़ा एक मेडिकल साइंस में पूरा का पूरा एक चेंज ला सकते हैं, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आयुर्वेद को स्थापित करना है तो हमारे पास 2 तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं। एक होती है कि फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग और दूसरी होती है नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग। फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग इन टर्म्स ऑफ द आयुर्वेदा से सारे के सारे जो हमारे इंटरनेशनल जो हमारे कंट्रीज़ हैं और जितने भी हमारे काउंटर पार्ट के लोग हैं उनको दिक्कत है, ठीक है, कि ये फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग क्योंकि इसकी दवाइयाँ ऐसा करती हैं, बहुत सारे उनके एक तरह से मिथ हैं, बहुत सारे उनके कन्फ्यूजन्स हैं। लेकिन जो नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग है इन टर्म्स ऑफ द मर्म थेरेपी, इसमें हम कोई दवाई नहीं देते। जब दवाई नहीं देते और उसके परिणाम मिलते हैं तो हम लोग बार बार कहते हैं कि ये आयुर्वेद का नवा अंग है और आयुर्वेद का नवीन अंग भी है। अष्टांग आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये आयुर्वेद का नवा अंग है और नवीन अंग भी है, और वैसे सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद की। इसको ये तो मर्म के इंजन को लगाकर आप आयुर्वेद की गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात क्यों? क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि यदि मर्म से इतने फायदे हो सकते हैं तो आप जो चाहे कुछ देंगे, उसके बाद व्यक्ति स्वीकार करने में सक्षम है। तो जब तक मर्म की गाड़ी, मर्म का इंजन आयुर्वेद की गाड़ी के सामने नहीं लगाएंगे, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जाते हैं, पूरे देश विदेश में हम लोगों को जाने का अवसर मिलता है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, विभिन्न संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं। आयुर्वेद के प्रति तो उनके मन में हेजिटेशन है, लेकिन मर्म के प्रति कोई उनका हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि जस्ट वी आर नॉट यूजिंग एनी मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ द मेटल्स, इन टर्म्स ऑफ द पॉइजन्स, इन टर्म्स ऑफ द हर्ब्स, इन टर्म्स ऑफ द जो भी उनका कुछ कहना होता है उसके लिए बहुत अवेलेबल है। अब ये जो डेफिनेशन है, मेडिकल डेफिनेशन, व्हाट इज द मेडिकल डेफिनेशन ऑफ द मर्म? आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ के सार की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, उसके जिस्ट की बात करते हैं, तो मर्म की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता, the specific part of the body which are very vulnerable to trauma known as मर्म, जो आघात के प्रति बहुत एक तरह से सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, वो मर्म के बिंदु कहलाते हैं। और यदि हम उनको उपचारित करते हैं, देखिए उपचारित करते हैं, उपचार की बात हम लोग करें तो आयुर्वेद में कहीं मर्म चिकित्सा का उल्लेख नहीं है। जब हम 91 से हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तो देखा कि एक इतना बड़ा विज्ञान हमारे पास है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और इससे पूरी की पूरी जितनी भी हमारी 8 विधाएं हैं उन सब में मर्म चिकित्सा का एक आवेश यदि हो जाए तो हम उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। चाहे पंचकर्म हो, यदि पंचकर्म करते समय यदि मर्म का ज्ञान हो तो पंचकर्म के परिणामों को आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से बाल रोग की बात हम लोग करते हैं, सेरेब्रल पाल्सी की बात करते हैं, बच्चों के ऑटिज्म की बात करते हैं, डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, उन सभी में हम इसके परिणामों को 1000 गुना बढ़ा सकते हैं, तुरंत उसके परिणामों को बढ़ा सकते हैं। यदि हम गाय चिकित्सा की बात करते हैं
और वात रोगों की बात करते हैं, पोस्ट पोलियो पैरासिस की बात करते हैं, हम यदि अर्धांग जो पक्षबद्ध की बात करते हैं, उन सभी में जिसका कोई चिकित्सा नहीं होती, उसकी चिकित्सा मर्म चिकित्सा के माध्यम से हो सकती है। तो ये क्या है, ये जितनी भी हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं, उन सबको एम्पावरमेंट करने की काम हमारा मर्म चिकित्सा करती है। शल्य के क्षेत्र में कर सकती है, काय चिकित्सा में कर सकती है, इसी ढंग से बाल रोग में कर सकती है, प्रसूति स्त्री रोग में कर सकती है। और जितनी भी विधाएँ हैं जो हम लोग हमारी जो ब्रांचेज हैं, उन सबको एम्पावरमेंट का काम करती है मर्म चिकित्सा। इसलिए ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। एनी ट्रॉमा टू दीज प्लेसेस में लीड टू death or many other complications regarding the physiological function and anatomical configuration. देखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और फोर्सफुल डिलीवरी हम लोग कराते हैं तो एक ऑब्स्पेरेसिस होती है। आपने देखा कि बच्चे का हाथ चलता नहीं, एडक्शन नहीं होगा, एबडक्शन नहीं होगा, एंड पेशेंट कैन नॉट फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द एल्बो जॉइंट। रिमेनिंग जो इतना हिस्सा होता है वो ठीक होता है, लेकिन जब हाथ चलेगा नहीं तो हैंड कुछ नहीं कर सकता। यदि पूरे अपर एक्सट्रीमिटी काम नहीं करेगी तो हैंड कुछ काम नहीं करेगा। इन दैट कंडीशन इट इज द फिजियोलॉजिकल डेथ। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेथ कि भाई मर्म से आघात से मृत्यु होती है, तो मृत्यु को हम दो तरह से लेते हैं। एक तो डिवाइस से लेते हैं, किसी व्यक्ति की चोट लगी और मर्म पे आघात हो, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी मृत्यु हम लोग कहते हैं कि एनाटॉमिकल डेथ एंड द फिजियोलॉजिकल डेथ। फिजियोलॉजिकल डेथ वो होती है कि यदि कोई हमारा हाथ हमारा पैर ठीक है बट देयर इज रिस्ट ड्रॉप है, फूट ड्रॉप है, काम नहीं कर सकता, एडक्शन एबडक्शन सर्कमडक्शन हमारा थंब नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है, ये फिजियोलॉजिकल डेथ। तो फिजियोलॉजिकल डेथ या एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन में कोई परेशानी हो जाती है, इन सब स्थिति को हम लोग एनाटॉमिकल डेथ एंड द फिजियोलॉजिकल डेथ मानते हैं। और फिर हम लोगों को बताया गया था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को भी यही पढ़ाया गया था कि प्राण की ऊर्जा के केंद्र है, और जब चोट लगती है तो मार्यती थी मरमा, और मर जाता है, इससे चोट लगती है, तो इसलिए इसको कहते हैं। सो ड्यूरिंग एनी सर्जिकल इंटरवेंशन, जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर्जरी में, तो हम लोगों को फिर वही बताया गया कि ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट्स। इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस पॉइंट्स, ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में बी देयर, अ पर्सन में डाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भाई हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। और मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ द हीलिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति यदि कोई है तो मर्म चिकित्सा हो सकती है। आयुर्वेद में भी हम कहते हैं कि भाई त्रिफला की बात होती है ना, त्रिफला में क्या, हरण बहेड़ा आंवला। तो हरण बहेड़ा आंवला किसने मिलाया? प्रकृति ने नहीं मिलाया। प्रकृति ने हरण अलग पैदा की, आंवला अलग पैदा किया, बहेड़ा अलग पैदा किया। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब हम हरण से पेट साफ करते हैं तो एक तो उसका कसैलापन लगता है, कभी कभी गले में लगती है, कभी कभी जो है दस्त ज़्यादा हो जाते हैं। तो तीनों की कॉम्बिनेशन से पैलेटेबल भी होता है, नुकसान भी नहीं करता, उसका एफिकेसी भी बढ़ती है। तो उसको क्या क्या कहा गया, ये हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने इसको बनाया। तो कोई भी चिकित्सा पद्धति की जितनी भी टेक्निक्स हैं, चाहे हमारे पंचकर्म की विधियाँ हो, चाहे क्षार सूत्र हो, चाहे षष्ठीपक्रम के उपक्रम हो, वो हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने और हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं। लेकिन जो ये सिस्टम मर्म का है वो एक तरह से यूनिवर्सली सस्टेनेबल सिस्टम है और वो नेचर का बनाया हुआ है, वो किसी ने बनाया नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है। तो हम लोग कहते हैं कि मर्मा साइंस एंड द मर्मा थेरेपी इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ द हीलिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति यदि कुछ है तो उसको हम लोग मर्म चिकित्सा कहते हैं। आयुर्वेद को हम लोग 5 से 10,000 वर्ष का मानते हैं। और ऐसे ही अरेबियन मेडिकल सिस्टम 1400 वर्ष पुराना है। एलोपैथिक साइंस को भी हम लोग मानते हैं कि भाई ये 300 वर्ष से 150 वर्ष होम्योपैथी, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ इस वर्ल्ड में ग्लोब में आई, लेकिन आज उपलब्ध नहीं। तो लेकिन क्या है कि मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी इज द यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम। सार्वभौमिक और सार्वकालिक चिकित्सा पद्धति के रूप में यदि हम किसी को मानते हैं तो मर्म चिकित्सा है, क्योंकि यहाँ के लोगों में, अमेरिका के लोगों में, रशियंस में, अफ्रीकन्स में, सब में एक ही सिस्टम है। चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, गोरा है, काला है, बच्चा है, बड़ा है, उनमें सब में 107 मर्मों का सिस्टम है। तो इसलिए हम कहते हैं ये यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम है। और कब से है? सिंस द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर में है, लेकिन हम उसको जानते नहीं। और जब हम लोग समझ पाते हैं कि भाई इससे ठीक होता है तो इसलिए उससे बहुत सारे हमारे वांछित परिणाम हमको मिलते हैं। एंड इट इज़ नॉन सर्जिकल, नॉन मेडिसिनल इंटरवेंशन
reaching the poorest status and curing all kinds of the neurological, bone and the other ailment. यदि हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना की बात करें, यदि हम कहें कि विश्व का हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, तो हजारों मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने के बाद भी आप मरीज को स्वस्थ नहीं कर सकते। ये आपने कोरोना में देखा कोरोना में कि कितने होने के बाद भी हम किसी व्यक्ति को भी ठीक नहीं कर पाए। लेकिन यदि आपको सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना, तो मर्म चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, हमारी जो वैदिक चिकित्सा पद्धति है, उन पर यदि आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट वी कैन चेंज द होल मेडिकल सिनेरियो ऑफ द मेडिकल साइंस इन टर्म्स ऑफ द टाइम एफिकेसी, कॉस्ट एफिकेसी, और इसके दुष्परिणाम नहीं है। ऐसी सारी चीज़ों के साथ हम एक नई चिकित्सा पद्धति के साथ हम लोग पूरे विश्व के सामने उपस्थित हो सकते हैं। एंड मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी ऑल्सो गारंटीज द एल्डरली एंड डिसेबल्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज रिहेबिलिटेशन। तो जितने भी लोग, लगभग हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, और दिव्यांग का कारण अंधत्व और बालगिर्य तो है ही है, तो ब्लाइंडनेस और जो वो तो है ही। इसके अतिरिक्त जो है वो सेरेब्रल पाल्सी और डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमारे देश में ये दिव्यांगता है। उन सब का इलाज यदि किसी चिकित्सा पद्धति से हो सकता है तो क्या है, वो मर्म चिकित्सा पद्धति है, और उसके माध्यम से आप सभी को स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध कर सकते हैं, उनको इस ढंग से डिसेबल्स को एबल बना सकते हैं, और उनको जो डिपेंडेंस है अदर्स लोगों पे उसको आप रोक सकते हैं। तो मर्मा साइंस मर्मा थेरेपी हम लोग कहते हैं कहाँ से आई, ये बैकग्राउंड इसका क्या, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी? इट केम फ्रॉम द अंगन्यास एंड द करन्यास। ये जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो एक शिखा बंधन से प्रारंभ करते हैं और विभिन्न अंगों का स्पर्श करते हैं, या उसमें हम आज्यशेष लगाते हैं, रोली लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, या जो पवित्र जल है उसका स्पर्श करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये हवन में इसकी जो अंगन्यास है, करन्यास, और ये अंगन्यास और करन्यास ही हमारी मर्म चिकित्सा का मूल जो है वो मूल है। It was the key component of the social values and indication of concern shown for the welfare of the common man by the Indian society. हमारे देश में आपने देखा होगा कि पहले चिकित्सालय नहीं होते, पुण्यशाला होती थी या धर्मार्थ औषधालय होते थे, और उसी के माध्यम से चिकित्सा होती थी। ये मर्म क्या है, ये देखिए, मर्म आर 107 vital plants which are fatal when they are ill-treated, and murmur are not superficial landmarks on the body surface, but these are deep-seated important physiological structures. जब मर्म की बात करते हैं उसमें लिखा है कि मांस, स्नायु, अस्थि और संधि, ये सारी की सारी चीज़ें जब होती हैं तभी उसको हम मर्म कहते हैं। तो ये मार्यंती मर्माणी से मृत्युंजयति मर्माणी तक की यात्रा मर्म चिकित्सा के माध्यम से है, और एनी ट्रॉमा टू दीज प्लेसेस में लीड टू डेथ। और ये मर्मा जो है कंपोज किससे होते हैं, मसल होती है, ब्लड वेसल हो सकती है, लिगामेंट हो सकता है, बोन हो सकती है, संधि हो सकती है। तो इसको हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल एंड द पैरासर्जिकल इंटरवेंशन वी हैव टू सेव दीज पॉइंट्स, और वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज वाइटल पॉइंट्स। यदि इसमें कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, इसमें कोई इंसिजन नहीं देना। और इसमें मर्म का आप तरह से क्लासिफिकेशन सभी जानते हैं, यदि आप पढ़ सकते हैं तो मर्म का क्लासिफिकेशन लिखा है। लेकिन ये मर्म की बात जब हम लोगों ने शुरू की, मर्म का उपचार करना शुरू किया, तो लोगों ने हमसे कहा कि भाई जो मर्म है वो प्राण की ऊर्जा का केंद्र है, यदि उनको आप उपचारित करेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने इसको और डीपर व्यू में पढ़ा, तो जब हम आघात की बात करते हैं, मर्माघात की बात करते हैं, उसमें मर्म विधि कहा है, उसको मर्म का वेदन होना कहा है। तो मर्म का वेदन होना, इसमें डिफरेंस समझना चाहिए आप लोगों को। हम लोग बार बार एक उदाहरण बच्चों को देते हैं, क्या देते हैं कि भाई यदि मैं आपसे कहूँ कि आज आप अक्षय कुमार लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं, तो आप नाराज होंगे या खुश होंगे, बताइए। यदि मैं आपसे कहूँ कि आज आप अमिताभ बच्चन लग रहे हैं या अक्षय कुमार लग रहे हैं, तो उसमें नाराज होंगे या खुश होंगे? खुश होंगे, निश्चित रूप से खुश होंगे। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि बहुत अमिताभ बच्चन बनते हो अपने को, तो नाराज होने का, और उसके साथ तो एक थप्पड़ और मारे अमिताभ बच्चन लगता है अपने को, तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द स्टिमुलेशन, इरिटेशन एंड द इंजिन। तो मर्म की जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टिमुलेशन की बात करते हैं। तो मिनिमल स्टिमुलेशन, जस्ट वी आर गिविंग द मिनिमल स्टिमुलेशन फॉर द मिनिमल टाइम 3 times in a day, और उसका प्रेशर भी हम लोग उसको कहते हैं कि कितना प्रेशर देना, उसके लिए क्वांटम है कि कितनी क्वांटिटी में हमको देना है।
और कितनी देर देना है, कैसे देना है, उसकी सारी की सारा प्रोटोकॉल है, सारी चीज़ें हैं। इसलिए आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि स्टिमुलेशन, इरिटेशन और तीसरी चीज़ कहते हैं इंजरी। कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्माघात, तो जब मर्माघात की बात हम लोग करते हैं तो उसमें हम पेनिट्रेशन की बात करते हैं। तो ये सारे मर्मा को आप देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मर्मा है, पृष्ठ के मर्म है, जो सिर के मर्म है, इन सभी की बात है। और ये कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं। ये नाभि एक मर्म स्थान है जिसका प्रमाण क्या होता है, लगभग एक मुष्टि का प्रमाण होता है, चतुरंग प्रमाण होता है। और इस पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये हमें किसने बताया? हमें ये राम और भगवान राम और रावण के युद्ध से पता चला कि इसकी मृत्यु होती है। दूसरा, डिवाइस ऑफ द लॉर्ड कृष्ण, जो पैर में जो तीर लगा था, जो पैर में तीर लगा था वहाँ पर कौन सा मर्म था? वहाँ पर तल हृदय मर्म था, और उस पर चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। और ये तीसरा, भीष्म पितामह का एक और इसको दिखाते हैं कि इनके बहुत जगह इस तीर लगे, लेकिन मर्म स्थान सुरक्षित रहे, क्योंकि अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। अर्जुन और भीष्म पितामह की रिलेशनशिप को आप जानते हैं, वो पितामह भी थे और गुरु भी थे, इसलिए वो मारना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि वो कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़े। तो ये 6 महीने तक जिंदा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि जब मर्म सुरक्षित रहते हैं, पूरा शरीर विदीर्ण होता है, तब भी व्यक्ति जीवित रहता है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंस ऑफ द मर्मा को ये शो करती है पिक्चर। एंड द क्रूसिफिकेशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट, अगेन जस्ट वी कैन से दैट देयर इज इंजरी टू दीज तल हृदय मर्म, चारों तल हृदय मर्म पर आघात होने से जीसस क्राइस्ट का डिवाइस हुआ। तो ये भी हमें बताता है कि भाई ये कैसे ये मर्मा की इंपॉर्टेंस होती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि व्हेनेवर देयर इज इंजरी टू द तल हृदय मर्म एंड यू वांट टू सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन, यदि तल हृदय मर्म पर मर्म विद्ध है और आप व्यक्ति के प्राण बचाना चाहते हैं, बच नहीं सकते, मरेगा ही मरेगा निश्चित, यदि विद्ध है तो मरेगा। लेकिन यदि आप बचाना चाहते हैं तो महर्षि सुश्रुत ने लिखा कि उसका एम्पुटेशन कहाँ से करना है? मणिबंध या गुल्फ से उसका मणिबंध के नीचे का हिस्सा काट दीजिए, एम्पुटेशन कर दीजिए, तो व्यक्ति जीवित रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जस्ट यू कैन सी दैट इंजरी टू द पाथ तल हृदय पे कहाँ से इंजरी होती है, तो कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं। और जब ये इंजरी होती है दूसरे इसमें मणिबंध से, तो कौन सी इंजरी होती है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हाउ वी आर गोइंग टू से द केस ऑफ द पाद तल हृदय और द हस्त तल हृदय इंजरी। In that case, just we have to go for the amputation of the from wrist and the ankle joint. तो इससे व्यक्ति की मृत्यु बच सकती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक तो हमने बहुत पुरानी बातें बताई। नई बात में क्या है? फिलिप ह्यूज द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, एक बॉल लगी कनपट्टी पे और उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब बाहर से कोई इंजरी नहीं थी। इन मैनी केसेस अपनी प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं। और ये दूसरा एक एपिसोड और हुआ था, ये तो सिडनी में हुआ था, एक ढाका में भी हुआ था। रमन लांबा वाज द इंडियन क्रिकेटर, ही वाज आल्सो डाइड ड्यू टू द बाउंसर। एक बाउंसर लगा था कनपट्टी में, उनकी डेथ हुई थी। और ये आप देख सकते हैं कि ये मर्म है। एज वी नो दैट इन एक्सीडेंटल केसेस सम पीपल डाई विदाउट मैसिव आउटसाइड इंजरीज, और बट सम पीपल गेट एक्सटेंसिव आउटसाइड इंजरीज, दे बिकम हेल्दी आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे रोगियों में हम लोगों ने देखा कि बाहर बहुत सारी चोटें लगी होती हैं, मल्टीपल फ्लैल चेस्ट होती है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, बहुत सारी इंजरीज होती हैं, बट पीपल द पर्सन इज अलाइव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो मरीज का इलाज करते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। बट इन केस ऑफ इन मैनी केसेस व्हेन देयर इज इंजरी टू द सम मर्मा पॉइंट, पर्सन डाइज, तो मरीज मर जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे ठीक होता है। तो ये हम लोग जो बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, और कि हम लोग क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस यू हैव टू नो द कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द सेल्फ मर्मा थेरेपी, अपने को स्वस्थ रहने के उपाय। यदि हमें कोई तकलीफ है, PIVD है, हमारे पास पोस्ट पोलियो वायरसेस है, तो स्कोप आप समझिए कितना बड़ा स्कोप है इसका। क्या स्कोप है? हमने बताया कि जैसे पोस्ट पोलियो वायरसेस, हम लोग पोलियो मुक्त भारत में रहते हैं, और ये बड़ी एक तरह से बहुत बड़ी बात है कि हम लोग पोलियो मुक्त, हमारा देश पोलियो मुक्त है। लेकिन लगभग करोड़ों लोग जो पोलियो से, पोस्ट पोलियो वायरसेस से ग्रस्त हैं, उनका कोई इलाज नहीं। बट आफ्टर इवन आफ्टर 40 ईयर्स 50 ईयर्स भी यदि हम लोग चिकित्सा करते हैं तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट एंड द जो पावर है वो हम लोगों को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल्फ हीलिंग की पावर है वो हम लोगों को होती है, और उसका उपयोग हम लोग अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो वैदिक मेडिकल साइंसेज है, वैदिक मेडिकल साइंसेज का मतलब क्या है कि जितनी भी आंगिरसी चिकित्सा है, अथर्व
आयुर्वेदिक चिकित्सा है, जो आदि भौतिक आदि दैविक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिनका हम सिर्फ नाम सुनते हैं, मंगल, बलि, होम, जब बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उनके विषय में भी हम लोगों को सोचने का अवसर मिलता है। और जहाँ सारी चिकित्सा पद्धतियाँ अपना साथ छोड़ देती है, वहाँ मर्म चिकित्सा और इन चिकित्सा पद्धतियों से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो ये कोविड के बाद हम लोगों को क्या समझ में आया? देखिए, कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। तो द मॉडर्न मेडिकल जो साइंस है, इट इज़ लिमिटेड एंड वेरी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वेस्टेड इन द डायग्नोस्टिक टूल्स, लेबोरेटरी टेक्निक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द नेट गेन इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ वेरी लिमिटेड। तो डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, बहुत सारी बीमारियों में जो कॉमन बीमारियां हैं, उनका मैनेजमेंट कॉमन नहीं है। एंड जस्ट यू हैव टू टेक मेडिसिन लाइफ लॉन्ग और फॉर द लॉन्गर पीरियड आपको लेनी पड़ती है। तो इसलिए इसके कंपेरिजन में हम लोग कहते हैं इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट मेडिकल साइंस। तो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट है, आप डायग्नोसिस भी उससे करते हैं, आप मैनेजमेंट भी उससे करते हैं, सारी चीज़ें उससे करते हैं। तो ये सारा सिस्टम किस पे डिपेंड होता है? ये सारा का सारा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी पे होता है। और आजकल एक कोई ईजिली चीज़ और हो गई, आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट यदि हमारा इंटरनेट हैक कर लिया जाए तो पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम, पूरे का पूरा जो सिस्टम वो पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या है कि सेल्फ डिपेंडेंट पावर ऑफ हीलिंग इज इन टर्म्स ऑफ द मर्मा थेरेपी। इसमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ज़रूरत होती है मरीज की और एक ज़रूरत होती है जो मर्म चिकित्सा को जानता हो, मर्मों के लोकेशन को जानता हो। इसके अलावा तीसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो कितनी अच्छी चिकित्सा पद्धति इन डिफरेंस टू द हेल्थ सॉल्यूशंस, द पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग इनहेरेंट इन ह्यूमन बॉडी in terms of the 107 मर्मस्थान vital points is in existence in all human beings। सारे के सारे मनुष्यों में 107 मर्मस्थान है और उनके माध्यम से आप चिकित्सा कर सकते हैं। मैं सारे बच्चों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। यदि आप एक अंगूठा, ये जो आपकी ये स्टर्नल नोच है, इस पर रखें, ऐसे रखें, खड़े होकर कर लें तो देख लें, एक बार नाप लें और यहाँ पे देखें ये कहाँ पे जाता है। ये जाता है जीपी स्टर्नल पे। कहाँ पे जाता है? जीपी स्टर्नल पे, स्टर्नल नोच को। अब स्टर्नल नोच से हमने जीपी स्टर्नल तक, और फिर हम यदि इसको यहाँ पे रखते हैं, दूसरा हाथ यहाँ पे रखते हैं, तो ये अम्बलाइकस पे जाता है। दूसरा कहाँ पे जाता है? अम्बलाइकस पे। और अम्बलाइकस पे यदि हम अंगूठा रखते हैं, फिर ये सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जाता है। तो जो पूरा का पूरा ऊपर का थॉरैक्स एंड एब्डोमेन जस्ट वी कैन मेजर विद इन 3, जो ब्लास्ट हम इसको कहते हैं, उसके अंतर्गत हो जाता है। अब इसका बड़ा सरल सिस्टम, इसमें आप देखें ये डायग्राम से ऊपर का हिस्सा, इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, और उसके लिए दो मर्म होते हैं। और जो हमारी बीच का हिस्सा है, जो नाभि और जीपी स्टर्नल के बीच का हिस्सा है, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें लीवर है, गॉलब्लैडर है, इसमें स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, स्टमक है और ट्रांसवर्स कोलन है। इन सबकी बीमारियों को हम एक दो मर्मबिंदुओं के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया फायदा होगा। इसके नीचे जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कि ये अपान के द्वारा संचालित होता है और उसके लिए हम लोग इंद्रवस्ती मर्म का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप सामान्य रूप से देख सकते हैं। मर्म चिकित्सा को हम लोग कहते हैं कि इट इज़ ओल्डेस्ट वे ऑफ हीलिंग, इट इज़ इजीली अवेलेबल, इट इज़ फ्री, यूनिवर्सली सस्टेनेबल, सेल्फ डिपेंडेंट एंड ऑफन इंस्टेंट ओरिएंटेड, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो तुरंत इसका परिणाम मिलते हैं। और ये नहीं कि इंस्टेंट है तो परमानेंट नहीं, इट इज़ इंस्टेंट एंड द परमानेंट वे ऑफ हीलिंग। इट इज़ नॉन इन्वेजिव एंड कैन हेल्प, कैन बी अप्लाइड विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन एंड द मेडिकेशन। बिना दवाई के, बिना ऑपरेटिव प्रोसेस के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। 107 मर्मस्थान होते हैं, मांस मर्म कितने होते हैं, सिरा मर्म, स्नायु, अस्थि, संधि, ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हर किसी का नेचर अलग होता है। सौम्य है, सौम्य आग्नेय है, वायव्य है, और जितने भी मर्म हैं अग्नि गुण के हैं तो उनको अलग ढंग से ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई यदि किसी तेज गर्म मिजाज कोई आदमी है तो उससे आप बात ठीक ढंग से करते हो, जो आपकी मजाक को खूब अच्छे ढंग से चल सौम्य है, उससे आप कुछ भी बातें कर सकते हो। तो ऐसे जो मर्मों का नेचर है, चाहे वो ये रचना शरीर के आधार पे हो, उसके गुणों के आधार पे हो, इसको आपको जानना चाहिए। ये मर्म की चिकित्सा है जिसमें जो फेटल होते हैं, वो फेटल का मतलब होता है सद्य प्राण हरमन। जो डिलेड फेटल होते हैं, फेटल आफ्टर फॉरवर्ड बॉडी रिमूवल होते हैं, जिसे शल्य में कहते हैं, डिसेबलिंग है, पेनफुल है, इन मर्मों की क्वालिटी को आपको जानना चाहिए। तो आग्नेय, वायव्य,
सौम्य और सौम्याग्नि, ये क्वालिफिकेशन जब तक उसकी क्वालिटी को आप नहीं जानेंगे तब तक आप मर्म के स्टिमुलेशन को नहीं जानेंगे कि हमको किसको कैसे स्टिमुलेट करें। तो ये प्रॉपर्टीज़ को जानना जरूरी होता है। और ये जस्ट वी आर गेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन है सुश्रुत संहिता में मिलेंगे, ये सारा डिस्क्रिप्शन है। कौन सा मर्म स्थान कहाँ पे होता है इसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और ये किताबों में हमको मिलता है कि कहाँ कहाँ पे ये मंदिर हुए। लेकिन यदि हम चिकित्सा का परिदृश्य देखें तो चिकित्सा में इसका उल्लेख कहीं नहीं होने की वजह से ये लगता था कि भाई ये कहीं ना कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, और इसको हमने क्या किया, रिट्रोग्रेड किया। यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई यदि इस रिमोट का ये बटन खराब हो जाएगा तो ये स्लाइड इसमें दिखाई देनी बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या कि यदि हम इसको ठीक करेंगे तो ये चालू होना चाहिए ना। तो ऐसे ही हम लोगों ने जस्ट वी हैव स्टार्टेड वर्किंग रिट्रोग्रेड, और जब रिट्रोग्रेड काम करना शुरू किया, एक मर्म पे काम करना शुरू किया, 2 पे किया, इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास थी कि यदि इस मर्म स्थान पर चोट लगेगी तो ये कॉम्प्लिकेशंस होंगे। यदि उन कॉम्प्लिकेशंस के साथ कोई मरीज हमारे पास आया तो हम लोगों ने उस मर्म को स्टिमुलेट किया और देखा कि उसके बहुत तुरंत परिणाम है। तो लगा कि पूरा का पूरा विज्ञान मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम लोगों के सामने है, तो बहुत अच्छा एक सिस्टम हम लोगों के पास हो सकता है। और ये जो मर्म बिंदु है इनका आकलन बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द मर्म। देखिए यदि आप मर्म के पार्ट्स को न समझ सके या उसकी एक्चुअल लोकेशन को न समझ सके तो उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अभी इन्होंने जैसे हमें पता है कि इसको दबाने से स्लाइड आगे जाएगी और इसको दबाने से पीछे जाएगी, ये पता। मैं यदि यहाँ दबाता रहूँ, ऊपर नीचे दबाता रहूँ, सही जगह नहीं दबाऊंगा तो इसके परिणाम नहीं मिलेंगे, स्लाइड आगे पीछे नहीं जाएगी। इन सेम वे when you are not stimulating the proper मर्म point, definitely you are not getting the results। इसका मतलब यह नहीं कि मर्म चिकित्सा बेकार हो गई। मर्म चिकित्सा कार्यकारी तब होगी जब आप उसको सही जगह पे स्टिमुलेट करेंगे। तो इसको आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स है, और एक दो मर्म बिंदुओं को सभी लोगों को जानना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस मर्म पॉइंट्स। और देखिए जो हृदय होते हैं, हृदय को क्या कहते हैं कि भाई ये किसी चीज़ का आहरण लेती है, उसको रोकती है, फिर उसको वापस कर देती है। इसको हृदय की परिभाषा हम लोग मानते हैं। और हाथ और पैर में भी हृदय का स्थान होता है, जिसको काश्यप संहिता में कहा कि मनुष्य के शरीर में कितने हृदय होते हैं, 5 हृदय होते हैं, 4 शाखा हृदय होते हैं और 1 वक्ष में हृदय होता है। और इस ढंग से ये जो मर्म बिंदु होते हैं उनके विषय में, ये जो तल हृदय मर्म है उसको हम लोग कहते हैं, पैरों में जो होता है उसको पाद तल हृदय कहते हैं, और जो हाथ में होता है उसको हस्त तल हृदय कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है और या कभी ग्रेव कंडीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ पैरों के तले मलते हैं। देखा आपने कभी? कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी कोई बीमार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेहोश होता है तो उसका हाथ पैर के तले मलते हैं। तो जब हम लोग पूछते हैं कि भाई हाथ पैर के तले क्यों मलते हो, तो उनका कहना है कि हाँ, हाथ पैर के तले मलने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। लेकिन बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट हम जानते हैं कि यहाँ पैड ऑफ फैट होती है, यदि सर्कुलेशन बढ़ाना है तो पूरे हाथ को मलना चाहिए, पूरे हाथ पैरों को मलना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ इतने को मलते हैं। और ये भी क्या है, एक प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, पुरानी प्रैक्टिस है, इसको करते हैं क्योंकि यहाँ पर तल हृदय मर्म होता है, जाने अनजाने में उसको प्रेशर बढ़ता है तो उससे फायदा होता है। अब यदि आपको तल हृदय मर्म का स्थान पता है तो आप पूरे हाथ को नहीं मलेंगे। आप क्या करेंगे, तल हृदय मर्म को लेंगे और दबाएंगे और देखेंगे तो उसका सैकड़ों गुना तेज परिणाम आपको तल हृदय मर्म को प्रेरित करने से होते हैं। ठीक है, ये वही तल हृदय मर्म है जिनको मैंने आपको बताया कि जीसस क्राइस्ट के डिवाइस में जहाँ क्रूसिफिकेशन हुआ था उसमें कील ठोकी गई थी, तो वो 4 मर्म स्थान हुआ। और जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा था वो भी पाद तल हृदय है, तो इसलिए इसको करते हैं। तो इसको जानने की विधि क्या, मुट्ठी को बंद कर लीजिए, मुट्ठी को बंद करके देख लीजिए सर, बीच की उंगली जहाँ पर तल का स्पर्श करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तल हृदय मर्म। ठीक है, और ये क्या, ये रिमोट टेक्निक है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक का मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ दीस 4 तल हृदय मर्मास जस्ट वी कैन स्टिमुलेट द फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड द ब्रेन। हृदय और मस्तिष्क के कार्यों को हम यहाँ से स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो इसकी दूसरी टेक्निक क्या है, देखिए कोई किसी के हाथ में यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये अंगुलियों को मोड़ नहीं सकता तो वो पूरे ढंग से नहीं लगा सकता। उसके लिए क्या करना है, ये मिडिल थंब है, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर से एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 6 अंगुल होती है। नाप के देख लीजिए, 6 अंगुल होती है यहाँ से दूरी।
तो 3 अंगुल की दूरी पे एक आप डिवाइड करेंगे पाम को और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो जहाँ पर दोनों लाइन क्रॉस करती है वहाँ पर ताल हृदय मर लेता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। देखिए, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लिए कहा जाता है कि हमारे देश में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की जितनी दवाइयाँ और इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती है और उन पर जितना खर्च होता है साल भर में, वो एक छोटे देश के जीडीपी से ज़्यादा होता है। समझते हैं कितनी कल्पना करते हैं कितना बड़ा कितनी दवाइयाँ खाते हैं। और हम लोग कहाँ से गाइड हो रहे हैं? हम लोग गाइड हो रहे हैं दूसरी जगह से। जब तक हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को पता था कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, शुगर कितनी होनी चाहिए, 80 to 120 mg जो बीपी फास्टिंग होनी चाहिए, और 120 to 180 क्या होनी चाहिए, पीपी होनी चाहिए, पोस्ट पेरेंडियल होनी चाहिए। लेकिन रात को एक मैसेज आता है, एक वो होता है कि भाई आज से कितनी है, आज से शुगर की रेंज क्या है, 80 to 100 mg होगा जो वो होनी चाहिए, और 100 to 140 mg पीपी होनी चाहिए। तो जो आज तक हम लोग उस नॉर्मल रेंज में थे, रात भर में करोड़ों लोग डायबिटिक हो गए। तो क्या पॉसिबल है कि डायबिटिक हो सकते हैं? तो ऐसी कैसी कंडीशंस में कैसे हम मर्म चिकित्सा के माध्यम से इनको ठीक कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि आप नियमित रूप से हमारे जो आहार विहार है उसका पालन करें और इनका जो मर्म चिकित्सा मर्म के हैं उनको उपयोग करें, तो आप ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो क्या करना है, मिडिल फिंगर को ऐसे रखना है और 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस, यहाँ पे हाथ रखेंगे कम से 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस, और 15 से 18 बार। देखिए, यहाँ कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं थी हमारे पास। जब हम लोगों ने मर्म चिकित्सा शुरू की तो चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग नहीं होता था। इसकी डोज क्या होनी चाहिए, कैसे इसको स्टिमुलेट करना चाहिए, कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों के सामने थी। तो मिनिमल स्टिमुलस, जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको बताया ना कि जस्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टिमुलेशन, इरिटेशन एंड इंजरी। तो जब हम मर्म के आघात की बात करते हैं तो मर्म विधि की बात करते हैं, इरिटेशन की बात करते हैं तो उसमें थोड़े से उसका एक तरह से थोड़ी कम डिग्री का इंजरी की बात करते हैं, और स्टिमुलेशन की बात करते हैं तो 0.8 सेकंड का स्टिमुलस 15 से 18 बार दिन भर में 3 बार, और प्रेशर एफोर्डेबल, कितना दबाव देना है, जितना जो प्रेशर जो है वो एफोर्डेबल हो और जो उसको सह सके उतना लोग प्रेशर उसको देते हैं। तो ये आप सिर्फ एक मर्म स्थान की मैंने चर्चा की। दूसरा एक मर्म स्थान, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, उनको फ़ायदा हो सकता है, वो आज ही अभी इसको प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। जो हमारा ये एल्बो जॉइंट होता है, इससे 4 अंगुल की नीचे की दूरी पर इंद्रवस्ती नामक मर्म होता है मिड में। जितने लोगों में प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, इनकॉन्टिनेंस होता है, अर्जेंसी होती है, स्ट्रेंगरी होती है, उसमें क्या करना है, आप यूरिन पास करना है। अभी यदि यूरिन पास करने भी जा रहे हैं पर आपने देखा यू हैव पास्ड 100 ml ऑफ यूरिन बट स्टिल द रेजिडुअल यूरिन इज देयर, उसमें आपको लगता है कि कुछ ना कुछ पेशाब होता होगा, वहीं पे खड़े रहिए, वहीं पे खड़े रहिए, और इसको अच्छे ढंग से दोनों मर्म बिंदुओं को आप 15-20 बार ऐसे सीधे रखेंगे, सीधे रख के करेंगे, सीधे रख के करेंगे, अंगूठे से ऐसे दबाएंगे, अंगूठे से ऐसे दबाएंगे 15-20 बार, और फिर ट्राई करेंगे तो देखेंगे कि आप 15-20 ml पेशाब आपको तुरंत हो जाता है, उसी से होता है। तो इतना इंस्टेंट काम करने वाली मर्म चिकित्सा है। तो मर्म चिकित्सा के माध्यम से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और जो कूरपर मर्म है, हम लोग कहते हैं कि कूरपर मर्म के माध्यम से आप ये डायबिटीज़ का भी उपचार आप कर सकते हैं। और ये सेल्फ फार्माथेरेपी का कैसे हम लोग इसको करते हैं, तो मैंने आपको बताया 0.8 सेकंड का स्टिमुलस, 15 से 18 बार एक स्टिमुलस देना है, दिन भर में 3 बार स्टिमुलस देना है। पेन एफोर्डेबल होना चाहिए और एप्रिशिएबल होना चाहिए, और कब तक करना है, जब तक ये बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको उस बीमारी का उपचार करना है। ये अपर एक्सट्रीमिटी के पॉइंट है, और ये लोअर एक्सट्रीमिटी के पॉइंट है, जिसमें तो ये लोअर एक्सट्रीमिटी का है। तो मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम पूरे के पूरे मेडिकल साइंस का सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। एक उदाहरण देके बताना चाहूँगा कि हमारे देश में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से 1/3 एल्डरली लोग हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है। और आजकल छोटे बच्चों में जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके भी घुटनों में दर्द होता है। बहुत सारे एशियन टीयर है, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सभी में अधिकतर लोगों में नी रिप्लेसमेंट की जो है सजेशन दी जाती है। लगभग 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पर एनम हमारे देश में होते हैं, और 5 लाख को 5 लाख से गुणा कीजिए तो 25 करोड़ रुपया होता है।
यदि आप मर्म चिकित्सा करते हैं तो क्या होता है, इंस्टेंट पेन रिस्पॉन्स तो होता ही होता है, एंड आफ्टर 6 मंथ यदि आप एक्सरे कराते हैं तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी नेगेटिव होती, पॉजिटिव दिखाई देती है कि भाई हाँ इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मर्म चिकित्सा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आयुर्वेद को भी बूस्ट करता है, आयुर्वेद को भी स्ट्रेंथ देता है, आयुर्वेद की हर विधा के लिए ज़रूरी होता है। आयुर्वेद का नवीन अंग भी है, नया अंग भी है, और आयुर्वेद में इंजन के तौर पर काम करता है। यदि हम आयुर्वेद में मर्म का इंट्रोडक्शन ठीक से कर लें तो पूरे विश्व में आयुर्वेद की सत्ता को स्वीकार करने के अलावा दूसरों के लोगों के पास कोई चारा नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Each time we hear from you, we have lots to learn from your vast experiences. Thank you once again, sir. Now I invite Dr. Nitin Agarwal, sir, National Vice President, Vishwa Ayurved Parishad, to honor Dr. Sunil Kumar Joshi, sir, with the memento.